हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग AITS का पेपर नंबर 10 का फिजिकल वाला पोर्शन डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हम लोग ने पहले डिस्कस कर लिया है, तो चलते हैं स्क्रीन पे। और इसमें जो पहला क्वेश्चन आपको मिल रहा है फिजिकल में जो है वो है 46 वाला। 46 क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 92 ग्राम ऑफ कंपाउंड on analysis gave 24 ग्राम कार्बन, 4 ग्राम हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑक्सीजन। द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। देखिए, सबसे पहले आप क्या करिए, इनके मोल्स निकाल लीजिए। जितना वेट दिया है एलिमेंट का, जैसे कार्बन का आपको दे रहा है 24, तो कार्बन का दे रहा है 24, तो मोल्स ऑफ कार्बन निकाल लेंगे आप यहां से, तो यहां से आ जाएंगे इसके 2 मोल। वैसे ही आप निकाल लीजिए मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन यहां पे दे रहा है 4 ग्राम, 4/2 कर देंगे, तो यहां से भी आ जाएगा इसका 2 ग्राम। और मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये दे रहा है आपको 64/16 कर देंगे, तो यहां से आपका आ जाएगा 4। सॉरी, हाइड्रोजन का हमको एटॉमिक मास 1, ठीक। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 हो गया और 12 हो गया और इधर 16, तो ये आ गए आपके 4, 4 और 2। तो रेशो कितना आ गया, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आ गया 2:4:4। अब आपको मालूम है इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है, तो इंपेरिकल फॉर्मूला होता क्या है, जो सबसे सिंपलेस्ट रेशो होता है इसका। सिंपलेस्ट रेशो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सबको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहां से आ जाएगा 1:2:2। इसका मतलब इसका इंपेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा CH2O2। मतलब इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला आंसर हो जाएगा CH2O2। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द वेवलेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ सेकेंड लाइन इन लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटॉमिक स्ट्रक्चर इज, ठीक है। देखिए, सेकेंड लाइन बोल रहा है लाइमन सीरीज की। लाइमन सीरीज अगर आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में इस टाइप से देखा होगा, जैसे ये n=1 है, ये n=2 है, ये n=3 है, ये n=4, ये 5, ये 6। तो लाइमन सीरीज बोल रहा है। लाइमन सीरीज मतलब क्या होता है, उसका n1 का वैल्यू क्या होता है, n1 का वैल्यू होता है 1 और n2 का वैल्यू होता है 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये मैंने कुछ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन दिए, तो लाइमन सीरीज के लिए ये पहला ट्रांजिशन है जो 2 से 1 पे हो रहा है। दूसरा ट्रांजिशन कहां से कहां होगा, 3 से 1 पे होगा। इसका मतलब है लाइमन का जो दूसरा ट्रांजिशन हो रहा है उसके लिए n2 का वैल्यू 3 हो गया और n1 का वैल्यू 1 हो गया। अब हम लोग इसके लिए आपको जो निकालने को बोल रहा है वेवलेंथ, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे 1/λ = RH × Z², 1/n1² माइनस 1/n2²। इन सब में वैल्यू पुट कर दीजिए आप। RH का वैल्यू आपको RH के टर्म में ही लिखना है, R के टर्म में इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। और हाइड्रोजन की बात किया है तो Z का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कोई मतलब नहीं है, तो ये पूरी चीज, तो 1/λ = R और 1/n1 का स्क्वायर हो गया मतलब 1 माइनस n2 का स्क्वायर हो गया 9। यहां से आप सॉल्व करेंगे तो ये LCM ले लेंगे, यहां पे LCM ले लेंगे तो यहां पे 9 आ गया, तो 9 - 1 = 8/9। ये 1/λ = 8/9 आ रहा है, तो लैम्डा = क्या हो जाएगा, 9/8R हो जाएगा। मतलब इसमें आंसर हो जाएगा आपका सेकंड वाला। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सेकंड वाला। तो इस टाइप से आप यहां पे इसको सॉल्व करेंगे। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन जो है इसमें 48th क्वेश्चन बोल ये रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज करेक्ट और अकॉर्डिंग टू हुंस रूल। हुंस रूल क्या बोलता है, हुंस रूल बोलता है कि अगर एक से ज्यादा ऑर्बिटल्स हैं किसी सब शेल में, तो पहले
एक एक इलेक्ट्रॉन सारे सब ऑर्बिटल्स में जाएंगे, देन पेयरिंग विल बी स्टार्टेड। तो अगर हम देखें कि हुंड्स के रूल को ओबे कौन कर रहा है, तो ये तो नहीं कर रहा है, सेकंड वाला जो है वो इसको ओबे कर रहा है। तो यहां पे इसका आंसर हो जाएगा आपका 48 का सेकंड ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं कि फिजिकल का कौन सा क्वेश्चन हमको यहां मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन मिल रहा है हमको 54 वाला। 54th क्वेश्चन ये बोल रहा है आपसे कि x स्क्वीज आउट y प्लस जेड, एक इक्वेशन दे रहा है x स्क्वीज आउट y प्लस जेड और इनके सबके एंट्रोपीज दी हुई है x की, y की और z की, और पूछ रहा है कि 298 केल्विन पर रिएक्शन की एंट्रोपी क्या होगी, एंट्रोपी चेंज क्या होगा। तो किसी रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज जो होता है डेल S इज इक्वल टू समेशन ऑफ SP माइनस समेशन ऑफ प्लस समेशन ऑफ SR। मतलब जो फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ SP प्लस समेशन ऑफ SR, मतलब प्रोडक्ट के एंट्रोपी का सम माइनस रिएक्टेंट की एंट्रोपी का सम। तो प्रोडक्ट के साइड में दो हैं आपके पास में y और z, और y और z की जो एंट्रोपी दे रहा है वो मैं यहां लिख रहा हूं। y की एंट्रोपी दे रहा है 213.8 प्लस z की एंट्रोपी है 197.9। इसको आप सम करके इसमें से माइनस कर देंगे आप x की एंट्रोपी को, रिएक्टेंट की एंट्रोपी जो है 120। तो इसको आप यहां पे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने से जो आंसर आएगा आपका, इस सबको सॉल्व करने से वो आएगा आपका सेकंड वाला, मतलब यहां से आ जाएगा ये 291.7 और यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर केल्विन। तो ये इस टाइप से, मतलब इसका आपका सेकंड ऑप्शन यहां पे क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इस टाइप से आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लेंगे। मैंने वैल्यूज रख दी है। तो फॉर्मूला क्या लगा है, एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के नीचे वाला 55 क्वेश्चन है। बोल रहा है द गैस एब्जॉर्ब 100 जूल एंड इट साइमल्टेनियसली कंप्रेस्ड बाय द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1.5 atm फ्रॉम 8 लीटर टू 2 लीटर वॉल्यूम, और आपको बताना है हेंस डेल यू विल बी। मतलब डेल यू आपसे पूछ रहा है, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता था, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक, ये नॉर्मल फॉर्मूला होता था, पर आप यहां पे क्या कर रहे हो, W यहां पे क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। आपके पास W के लिए जो फॉर्मूला होता है, W आपने निकाला माइनस P डेल V से। ठीक है, यहां पे हम इसको लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो यहां पे क्या होता है, Q प्लस माइनस W दोनों हो सकता है, पर ओरिजिनल फॉर्मूला जो होता है वो प्लस W वाला ही होता है। तो W इज इक्वल टू होता है माइनस P डेल V। ठीक है, गैस को कंप्रेस कर रहा है, तो कंप्रेस करने का मतलब होता है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम। जब गैस को कंप्रेस करेंगे पिस्टन के थ्रू, तो सिस्टम के ऊपर वर्क होगा। तो हम यहां पे P डेल V वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहां पे ये चीज प्लस में आ जाएगी। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू हो जाएगा P डेल V। तो P कितना दे रहा है आपको, P आपको दिया हुआ है 1.5 इंटू, अब हम निकालेंगे आपका डेल V। डेल V कितना हो जाएगा, 8 माइनस 2 फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो यहां से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, ये वैल्यू 6 मतलब 9 आ जाएगा। यहां से 9 आ जाएगा atm लीटर। ठीक, तो ये हो गया आपका। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां से ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू वाला। ठीक,
तो यहां से देखिए हमने W को पॉजिटिव में क्यों लिया हुआ है, हमने W को पॉजिटिव में लिया है कि कंप्रेशन हो रहा है ना, एक्सपेंशन होता तो क्या होता, बाय द सिस्टम होता, W निगेटिव जाता वर्डन। तो यहां से तो डेल U आपको निकालना है। Q आपके पास क्वेश्चन में बता रहा है कि 100 जूल है, एब्जॉर्ब कर रहा है मतलब Q प्लस में हो गया, और यहां से भी ये चीज क्या हो गई, प्लस में हो जाएगी आपके पास में 9। पर ये जो है इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 109। पर ये जो आपने यहां पे यूनिट लिखी है ATM लीटर में, इसको आप किसमें कन्वर्ट करेंगे, आप इसको पहले कन्वर्ट कर देंगे यहां पे इंटू 101.3 से। मतलब अगर हम लोग लीटर ATM को कन्वर्ट करते हैं जूल में तो आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है 101.3 से, ये रिलेशन होता है। तो अब यहां पे आप इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे और इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1011 के आसपास आएगा लगभग। तो आपका कौन सा आंसर इसमें सही हो जाएगा, लास्ट वाला नियरेस्ट आएगा। तो हम इसे 1009 के आसपास आएगा, पर हम लोग उसको नियरेस्ट उसी ऑप्शन को कर रहे हैं 11 वाला। तो ये आपका आंसर आएगा। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, यहां से W निकालेंगे P del V वाले फॉर्मूले से, और फिर उसको फिर यहां रख के फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाले फॉर्मूले में del U इज इक्वल टू Q प्लस W वाले फॉर्मूले में रख के फिर आप यहां पे इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो हम लोग देखने जा रहे हैं 55th क्वेश्चन इस वाले का, सॉरी 57th क्वेश्चन यहां पे। और इस क्वेश्चन में जो हमको फॉर्मूला लगेगा, हमारा क्वेश्चन जो था वो था व्हाट इज द H प्लस आयन सोल्यूशन दैट इज 0.2 मोलर एसिड सोडियम एसीटेट एंड 0.1 मोलर एसिटिक एसिड, और Ka का वैल्यू दिया हुआ है 1.8 इंटू 10⁻⁻5। तो हम यहां पे लगाएंगे एसिटिक बफर का फॉर्मूला। यहां पे हमने एसिटिक बफर का फॉर्मूला लगाया और यहां से हमने कैलकुलेट किया pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। ये वाला हम फॉर्मूला यहां पे यूज करेंगे। और सबसे पहले हम pKa निकालेंगे। pKa इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग ऑफ Ka। तो हम यहां पे Ka का वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहां पे Ka का वैल्यू दिया हुआ है 1.8 इंटू 10⁻⁻5 ये दिया हुआ है। तो मैं थोड़ा सा राउंड अप कैलकुलेशन कर रहा हूं, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है log 2 ले लूंगा यहाँ 1.8 को, तो 0.3010 होती है। अगर मैं थोड़ा कम लूंगा तो 0.28 के आसपास आना चाहिए। तो मैं उसको log 2 लेके सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा बस। तो मैं यहाँ पे log को अंदर ले लेता हूँ, तो log 1.8 प्लस log 10⁻⁻5। आपको मालूम है log x इंटू वाई log x प्लस log y होता है। तो ये तो log 10⁻⁻5 का log तो -5 आ गया, और यहाँ पे 1.8 को मैं 2 मान ले रहा हूं, तो 0.3010 ये हो गया। तो यहां से जो मेरा ये वैल्यू आएगा ये 4.7 के आसपास आ जाएगा लगभग। ये 4.7 क्या आ गया मेरा pKa। अब मैं यहां पे इसकी वैल्यू रख दूंगा, तो pH इज इक्वल टू pK की जगह मैंने रखा 4.7 प्लस लॉग कंसंट्रेशन सॉल्ट की कितनी दे रहा है 0.2 मोलार, और एसिड की दे रहा है 0.1 मोलार। तो यहां से भी इसको सॉल्व करेंगे तो log 2 हो जाएगा, और log 2 की वैल्यू कितनी हो जाती है 0.3010 यहां से। तो ये लगभग आपके पास 5 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 5 पॉइंट कुछ वैल्यू आ जाएगी, ये pH आ जाएगा। अब इसका आप एंटी लॉग ले लोगे तो फिर निकल आएगा आपका इसका HN कंसंट्रेशन, जो आएगा आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा 9.9 इंटू 10⁻⁻6 यहां पे ये वैल्यू आएगी, क्योंकि इसका निगेटिव एंटी लॉग लेना पड़ेगा आपको, तो वहां से आप निकाल लेंगे। ये pH आया है, और HN कंसंट्रेशन जो होती है आपको मालूम है वो होती है 10⁻⁻pH के साथ में हम यहाँ पे निकालेंगे इस टाइप से करके। तो मैं यहाँ पे इसको छोड़ रहा हूँ कि एंटी लॉग लेने के लिए आप देखेंगे तो इसका आंसर ये वाला आएगा। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 पे। 58 क्वेश्चन बोल रहा है कि एक रिएक्शन दे रहा है आपको, यहाँ पे मैं यहीं पे लिख देता हूँ, N2 प्लस 3H2 ग्वीज आउट ट्वाइस NH3 और प्लस हीट, मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और बोल रहा है कि इस रिएक्शन के लिए द इक्विलिब्रियम जो है डज नॉट शिफ्ट टू बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब किसमें जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं हो रहा है, पूछ रहा है।
तो पहला अगर हम लोग देखें तो पहला बोल रहा है बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। अगर मैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करूंगा तो ऑब्वियसली रिएक्शन किधर चली जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। तो पहला तो ऑप्शन इनकरेक्ट है क्योंकि बोल रहा है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए। दूसरा अगर हम लोग देखें बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर, तो प्रेशर डिक्रीज करने से रिएक्शन उधर मूव करती है जिधर मोल्स ज्यादा होते हैं, और मोल्स किधर ज्यादा है, एलएचएस साइड, रिएक्टेंट के साइड ज्यादा है। तो इस केस में भी क्या होगा, अगर हम लोग प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन किधर चली जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। अब तीसरा ऑप्शन जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि बाय डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ N2 और H2, अगर हम N2 और H2 की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे तो ये रिएक्शन फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी अकॉर्डिंग टू ली-चाटलियर्स प्रिंसिपल। तो चौथा ऑप्शन जो बोल रहा है बाय डिक्रीजिंग द वॉल्यूम एंड ऑफ द कंटेनर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, प्लस हीट लिखा हुआ है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन लो टेम्परेचर पे फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करती है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका फोर्थ वाला। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे, और ये था हमारा 59th वाला क्वेश्चन कि इफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू सोल्यूशन pH 2 एंड 3 मिक्स द pH ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन आपसे पूछा था। तो pH 2 और pH 3 ये दो जो आपके pH हैं ये आपको गिवन है, और इसमें अगर मैं H आयन कंसंट्रेशन निकालूं तो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -2 और 10 टू द पावर -3 इनकी आ जाएगी कंसंट्रेशन, क्योंकि pH होता है H आयन कंसंट्रेशन का पावर 10 टू द पावर माइनस में। तो अगर मैं, ये दोनों एसिड हैं क्योंकि pH 2 और pH 3 मतलब 7 से कम है इनका pH, और ये दोनों एसिड है, और दो एसिड को अगर हम लोग मिक्स करते हैं तो रिजल्टिंग सोल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होता है वो निकालने का फॉर्मूला होता है M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। अब मैं यहाँ पे 10 टू दी पावर pH 2 का कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा, H एंड 10 टू दी पावर -2, ये इसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी। और वॉल्यूम को मैं 1 ले रहा हूं क्योंकि वॉल्यूम बोलता है दोनों के इक्वल होने चाहिए वॉल्यूम, प्लस अब pH 3 तो उसका कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर -3, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1, और नीचे V1 प्लस V2 है मतलब हो जाएगा ये 2। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहां से मेरे पास हो गया 10 टू दी पावर -2 प्लस 10 टू दी पावर -3 बाय 2। अब यहां पे मैं 10 टू दी पावर -2 को मान लीजिए मैं कॉमन ले लेता हूं, तो यहां हो जाएगा 1 प्लस 0.1, ठीक, बाय 2। तो इन दोनों को जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 1.1 इंटू 10 टू दी पावर -2 बाय 2, ठीक। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इधर मैं डेसिमल को शिफ्ट कर देता हूं इधर, तो इसको 3 कर दूंगा, तो 11 इंटू 10 टू दी पावर -3 बाय 2, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 5.5 इंटू 10 टू दी पावर -3। ये मेरे पास आ गया रिजल्टिंग सोल्यूशन का कंसंट्रेशन। अब मैं इसका मान लीजिए pH निकालूं, इसके लिए मैं, ये H आयन कंसंट्रेशन आ गया, अब मुझे pH बोल रहा है निकालने के लिए, तो मैं इसका pH निकालूंगा तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H आयन कंसंट्रेशन, तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 5.5 इंटू 10 टू दी पावर -3, ये हो गया। अब मैं pH इज इक्वल टू माइनस को बाहर निकाल दिया, कॉमन ले लिया, लॉग अंदर ले आया, तो लॉग 5.5 प्लस लॉग 10 टू दी पावर -3। अब 10 टू दी पावर -3 का लॉग कितना होता है, -3, और 5.5 का लॉग आपको दे रखा है क्वेश्चन में, यहां पे 0.74, ये। तो यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2.26 के आसपास आएगा इसका pH, मतलब आपका आंसर सही होगा यहां पे सेकंड वाला। तो 59 का आंसर सही हो जाएगा सेकंड वाला। अब हम लोग आगे चलते हैं, तो इसी में आपको लास्ट वाला क्वेश्चन मिल रहा है 67th वाला नीचे यहां पे, जो इस कैटेगरी में आ रहा है, माने फिजिकल का क्वेश्चन है। बोल रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.04 मोलार सोल्यूशन ऑफ वीक मोनोप्रोटिक एसिड इज -1 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले फॉर्मूला लगाइए, डेल टीबी इज इक्वल टू KB इंटू स्मॉल m इंटू आई। आई यहां पे क्या है, वांट ऑफ फैक्टर। डेल टीबी आपको दे रहा है क्वेश्चन में, डेल टीबी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, सॉरी ये डेल TF करना था, एक ये हो जाएगा डेल TF
डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू स्मॉल एम इंटू आई। यहाँ पे डेल टी एफ क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। के एफ जो है वो है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, स्मॉल एम जो है मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन, और आई है यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर। तो यहाँ पे मैं डेल टी एफ मेरे पास कितना आ गया? डेल टी एफ मेरे पास आ जाएगा 1, क्योंकि 1 डिग्री का डिप्रेशन हुआ है, -1 हो गया है, तो यहां से डेल टी एफ पहले मैं निकाल लूंगा। डेल टी एफ कैसे निकालूंगा मैं? देखिए यहां पे मैं डेल टी एफ निकाल ले रहा हूं। सबसे पहले मैं डेल टी एफ निकालूंगा, तो मैं निकालूंगा टी एफ नॉट माइनस टी एफ वाले, और टी एफ नॉट क्या है? 0, माने प्योर सॉल्वेंट का जो वो है वो 0 है, और यहां से मैं ले लूंगा -1। तो यहां से डेल टी एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी? 1, जो मैंने यहां रख दिया डेल टी एफ का वैल्यू 1। अब के एफ का वैल्यू दिया है मुझे क्वेश्चन में, जो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है 1.86, और मोलालिटी मुझे बता रहा है 0.04 और इंटू आई। तो यहां से मैं आई निकाल लूंगा, तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास में, यहां से आप आई निकाल लेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूं, मैं कैलकुलेशन तो यहां पे नहीं कर पाऊंगा, तो मैं यहां पे आपको बता दे रहा हूं कि I इज इक्वल टू आ जाएगा 1/1.86 इंटू 0.04। यहां से मेरा I का वैल्यू आ जाएगा। ठीक, अब यहां से जो I की वैल्यू आ जाएगी, मैं फॉर्मूला लगाऊंगा फिर से, अल्फा इज इक्वल टू आई, अल्फा इज इक्वल टू I-1/n-1। अब जो I की वैल्यू आ जाएगी मैं यहां रख लूंगा, और अल्फा जो n का वैल्यू कितना लूंगा मैं? 2 लूंगा। तो यहां से जो अल्फा निकालूंगा वो I की वैल्यू से, और यहां पे n का वैल्यू मैं 2 ले लूंगा, और फिर यहां पे -1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से अल्फा की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू यहां से निकल जाएगी। तो आप इस टाइप से यहां से अल्फा की वैल्यू को निकालिएगा, तो अल्फा की वैल्यू, और इसमें जो आंसर आएगा वो 0.34 आएगा। इसको सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा 0.34। मैंने स्टेप बता दी, यहां पे मैंने कैलकुलेशन थोड़ा सा वो किया। आप इसको थोड़ा सा कर सकते हैं, अगर आप राउंड अप करना चाहें तो इसको 2 मान लीजिए, तो 2 मान के आप कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं वैसे। पर मैंने आपको स्टेप्स बता दी, स्टेप्स मैंने बता दी कि क्या क्या रखना है आपको। यहां से I निकलेगा, I की वैल्यू आप यहां पुट करेंगे, N की वैल्यू 2, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होगा वो कम से कम वीक मोनोप्रोटिक एसिड है। मोनोप्रोटिक बोलने का मतलब क्या हो रहा है? वीक एसिड, जैसे कि एसिटिक एसिड होगा तो एक एसिटेट आयन और एक H+ आयन, मतलब टोटल 2 आयन मिलेंगे, एक कैटायन और एक एनायन। इसी कारण मैंने N की वैल्यू यहाँ पे 2 रखी हुई है, और यहां से फिर इसको सॉल्व करेंगे। यहां से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आपकी वैल्यू आती होगी। 1/, मैं इसको 2 मान लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? 1/008 हो जाएगा, 0.08 हो जाएगा ये, और ऊपर डेसिमल प्लेस करके आप उसको वहां से निकाल पाएंगे। ठीक है, मैंने स्टेप्स बता दिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 0.34। अल्फा निकालना है ना, ध्यान रखिएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें आपको जो फिजिकल का क्वेश्चन मिल रहा है वो पहला वाला ऊपर दिख रहा है, 68 वाला क्वेश्चन। बोल ये रहा है कि व्हेन 100 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is dissolved in 100 gram of benzene, in its result to rise the boiling point of 1 degree centigrade। मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का निकालना है, इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट दिया हुआ है बेंजीन का 2.53। ठीक, ये आपको दिया हुआ है। अब आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? आप फॉर्मूला लगाएंगे डेल टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन कैपिटल W इंटू m। सबसे पहले आप डेल टीबी निकाल लेंगे यहां पे। हालांकि डेल टीबी आपको बता रहा है रिजल्ट इन राइज इन बॉइलिंग पॉइंट बाय 1 डिग्री, तो ये डेल टीबी आपको दे दिया 1 डिग्री, तो यहां रख दिया मैंने 1 डिग्री। केबी का वैल्यू कितना दिया मेरे पास? 2.53। स्मॉल w वेट ऑफ सॉल्यूट कितना बता रहा है आपको? 100 इंटू 1000। वेट ऑफ सॉल्वेंट भी आपको कितना बता रहा है? दोनों के ही 100 दिया हुआ है, और मोलार मास m आपको यहां से निकालना है। तो मैं m को उधर ले जाता हूं, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा 2.53 इंटू 100 इंटू 1000 अपॉन 100। तो 100 तो कट गया, तो यहां बचा 2.53 इंटू 1000। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप कितना आ जाएगा? 2530। तो
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ वाला, लास्ट वाला ऑप्शन इसमें आएगा। अब आते हैं हम लोग इसी के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका 69th वाला क्वेश्चन है जो इस कैटेगरी में आ रहा है। बोल रहा है द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ 3 मेटल। 3 मेटल का आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। ए का दे रहा है आपका 0.08, बी का आपको दे रहा है -2.93, माइनस में है, ये प्लस में था, और सी का जो दे रहा है आपको वो दे रहा है आपको -2.01 वोल्ट। ठीक, और आपसे पूछ रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर ऑफ द करस्पॉन्डिंग। ठीक, तो आपको यह ध्यान होगा कि जो ई नॉट की वैल्यू जितनी छोटी होती है उतना ही वो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होती है वो स्टार्ट होती है लिथियम से। लिथियम का जो ई नॉट वैल्यू होता है वो होता है -3.04 वोल्ट, और ये नीचे आते जाएं तो फ्लोरीन तक आते हैं और फ्लोरीन का होता है +2.87 वोल्ट। तो जो पूरी की पूरी जो सीरीज है वो -3.04, कुछ बुक में 0.5 भी लिखा रहता है, तो -3.04 या 0.5 से लेके +2.87 तक, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर है। तो ई नॉट वैल्यू जितनी छोटी होगी उतनी ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इन तीनों में ई नॉट की जो मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो छोटी वैल्यू आ रही है सबसे, वो कौन सी है? बी वाली। मतलब बी वाला जो होगा सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा, उसके बाद सी, उसके बाद ए। तो ऐसा कॉम्बिनेशन कहां बन रहा है आपका? ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है आपके थर्ड वाले में, बी सी ए। तो यहां पे ऑर्डर आ जाएगा बी, फिर सी, फिर ए। तो ये आपका आंसर इसका सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। क्वेश्चन नंबर 70 ये बोल रहा है कि फॉर द इलेक्ट्रोलाइट A2B3, A2B3 एक इलेक्ट्रोलाइट है बोल रहा है। आप इलेक्ट्रोलाइट जानते हैं, इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो अपने रिस्पेक्टिव आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। बोल ये रहा है कि विच करेक्ट रिलेशन बिटवीन द मोलार कंडक्टिविटी एंड द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ओके, देखिए पहले तो देखिए कि ये ब्रेक कैसे होगा। तो A2B3 जो ब्रेक वो होगा 2A+ और 3B- पर अभी चार्जेस बैलेंस नहीं हुए क्योंकि हम पॉजिटिव निगेटिव में तो तोड़ दिए। तो करना क्या पड़ेगा, इसके हमको लेने पड़ेंगे 3 पॉजिटिव और इसके लेने पड़ेंगे हमको 2 निगेटिव। मतलब हमको ये तोड़ना पड़ेगा 2A+3 + 3B-2 में, तब टोटल चार्जेस बराबर होंगे, क्योंकि A2B3 एक न्यूट्रल कंपाउंड है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब टोटल जो इलेक्ट्रॉन जो निकले वो कितने निकल गए आपके पास में? 6 निकल गए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 6 आ गए। तो रिलेशन क्या होता था? मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं? 6 हो रहे हैं। तो इसका मतलब रिलेशन बन जाएगा मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनटू 6। मतलब ऑप्शन सही होगा आपका यहां पे, थर्ड वाला ऑप्शन यहां पे सही होगा। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है इसका वो है 71 वाला क्वेश्चन। बोल रहा है कि व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल इन द रिएक्शन इट्स हाफ लाइफ पीरियड इज नॉट अफेक्टेड। तो पूछ रहा है कि वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी। देखिए ये है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं तो ये होता है T½ = 0.693/K। मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर की जो हाफ लाइफ होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती, वो इंडिपेंडेंट होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लास्ट वाला, मतलब ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो 71 का ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट वाला। इसके बाद हम लोग देखें तो इसके बाद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो फिजिकल वाला है। तो आज मैंने अभी आपके साथ में फिजिकल AITS के 10th पेपर का मैंने फिजिकल वाला पोर्शन डिस्कस किया, और उम्मीद करता हूं कि आपको इसके सॉल्यूशन और मेथडोलॉजी समझ में आई होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।